हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 24 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है 23 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कब मनाया गया? 23 जून को। इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 23 जून को। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में हम जानकारी लेते हैं। 23 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में की गई थी। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 23 जून 1894 को। कहाँ की गई थी? पेरिस में। कहाँ की गई थी? पेरिस में की गई थी। क्लियर? इसके चलते 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना दिवस को मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसी के कारण 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार वर्ष 1948 में मनाया गया था। कुल 9 देशों ने अपने देशों में 1948 को इस दिवस को मनाया था। टोटल 9 देश मनाए थे जब पहली बार मनाया गया था। और किस सन में मनाया गया था? सन 1948 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। एक ग्रीष्मकालीन होता है और एक शीतकालीन, 2 प्रकार के खेलों का आयोजन होता है। यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर मुख्यालय है अगर पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का? तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के लॉसेन में है। इसकी स्थापना पियरे डी कुबर्टिन और डेमेत्रियोस बिकेलस ने 23 जून 1894 को किया था। ठीक है, क्लियर? आज के करंट अफेयर्स में नेक्स्ट पॉइंट, उड़ीसा के पुरी में किया गया प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा का आयोजन। इसमें देखते हैं उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हालांकि इस बार कोविड-19 के कारण आयोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक हुआ। मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क को जरूरी, तो इन सब नियमों का पालन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को शुभकामनाएं दी, जो उसमें श्रद्धालु थे, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 24 जून को भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट का नाम ध्यान दीजिएगा, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। कब लॉन्च किया गया? 24 जून को। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। भारत सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग सोचने विचारने का कार्य नीति आयोग ही करता है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर 24 जून को डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा। यह परियोजना भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना चाहती है। मतलब जो परिवहन विभाग है उसमें कार्बन का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। 2008 से भारत ITF का सदस्य रहा है, जो परिवहन नीति के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। परिवहन की नीति के लिए, जो परिवहन की नीति के लिए है। यह परियोजना उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में डीकार्बोनाइजिंग परिवहन परियोजनाओं का हिस्सा है। भारत, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को DTEE के वर्तमान प्रतिभागी हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अमेरिका ने अस्थायी रूप से ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी काम वीज़ा निलंबित कर दिया है। मतलब कि उन्होंने वीज़ा देना बंद कर दिया। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लेते हैं। कोविड-19 का इफेक्ट है ये सारा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बेरोज़गारी उत्पन्न हो रही, इसीलिए इस वीज़ा को निलंबित किया है। अब इस वीज़ा से भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। और ये वीज़ा, इसके बारे में वीज़ा क्या है इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी लेंगे। तो ये प्रारंभ करते हैं। कोविड-19 के बाद आए एक वैश्विक आर्थिक संकट के बाद अमेरिका सरकार 31 दिसंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी कार्य वीज़ा को निलंबित करने का फैसला लिया है। 31 दिसंबर तक ये वीज़ा और ग्रीन कार्ड नहीं बनेंगे, जिससे कि प्रवासी
जो व्यक्ति होते थे वो आ जाते थे वहाँ पर जॉब करने के लिए। इसका उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों को नौकरी सुरक्षित करना है। भाई जब बाहर के आएंगे नहीं तो सीधी सी बात है लोकल जो वहाँ के होंगे उनको नौकरियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी वर्क वीज़ा के निलंबन से अमेरिका में 5,25,000 नौकरियाँ पैदा होंगी। इतनी ज़्यादा नौकरियाँ पैदा होंगी क्योंकि कोविड-19 की वजह से वहाँ पर बेरोज़गारी की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। कोविड-19 के कारण रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका में रिकॉर्ड 47 मिलियन लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं। 47 मिलियन मीन्स 47 इंटू 10⁶ पीपल, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझिए। हर साल H1B वीज़ा 85,000 लोगों को ही जारी किया जाता है। इनमें से रिकॉर्ड के अनुसार वीज़ा कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय हैं। 85,000 को जारी करते उनमें से सबसे ज़्यादा कौन है? भारतीय हैं। 85,000 लाभार्थियों में से लगभग 70% भारत से, 70 से अधिक, मोर देन 70% भारत से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 23 जून को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। 23 जून को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। या यूँ पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। 20 दिसंबर 2002 को प्रस्ताव 57/277 को अपनाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह दिन इसलिए भी मनाया जाता है ताकि समाज के विकास के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्यों को युवा पीढ़ी समझ सके और आगे उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सके, उन्हें प्रोत्साहन भी मिल सके जो नवयुवक वर्ग हैं। अब भारत में उसी के बेस पर भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अब क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार, जन शिकायत विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार कोविड-19 के कारण किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया क्योंकि कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता और संक्रमण का खतरा ज़्यादा था, रिस्क ज़्यादा था, इसीलिए कोई भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सिप्ला ने सिप्रेमी को भारत में कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए मंजूरी मिली। सिप्ला की सिप्रेमी को जो कंपनी है उसको भारत में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए मंजूरी मिली है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं क्या है। कोविड-19 के लिए क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार 13 जून 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच चिकित्सा के एक भाग के रूप में केवल प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए रेमडेसिविर को शामिल किया है। ठीक है, फिर देखिए एक सप्ताह के बाद 21 जून 2020 को हेट्रो और सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स को उत्पादन और विपणन के लिए भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है कि मतलब इसका यूज भारत में भी किया जा सकता है, इसका उत्पादन भारत में भी किया जा सकता है। अमेरिका की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी गिलियड साइंसेस इस दवा की डेवलपर है जो कि कोविड-19 में सहायक है, ऐसा माना जा रहा है। अभी मई 2020 में सिप्ला को जेनरिक नाम सिप्रेमी के तहत भारत में दवा निर्माण और विपणन के लिए गिलियड साइंस द्वारा स्वैच्छिक नॉन एग्जीक्यूटिव प्रदान किया गया था। 2020 से ही चल रहा है, मई से। जापान कोविड-19 के उपचार के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी देने वाला पहला देश था। उसने माना कि ये जो दवा है ये कोविड-19 के उपचार में बहुत ही सहायक है। एक्चुअल क्या है वो अभी बाद में एकदम एग्जैक्ट जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल रेमडेसिविर केवल इंजेक्टेबल विधि में उपलब्ध है, इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है कि अगर कोई पेशेंट को देना है तो इंजेक्ट करना पड़ेगा उसकी बॉडी के अंदर, टैबलेट के रूप में भी नहीं आया है। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में। सरकार ने एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष को व्यक्तिगत और संस्थागत योगदान की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट, वाराणसी में मऊ जंक्शन पर कोविड-19 मामलों के लिए अलगाव इकाइयों में परिवर्तित रेल डिब्बों के संचालन करने वाला यूपी का पहला राज्य बना। यूपी का पहला राज्य बना वाराणसी, जहां पर जो रेलवे कोच हैं जिनको कन्वर्ट किया गया है किसमें, अलगाव इकाइयों या यूँ कह दीजिए आप आइसोलेशन वार्ड में, वो पहला यूज करने वाला जिला बना है।
और यूपी पहला राज्य बन गया है। आईआईटी बॉम्बे ने नाविक जीपीएस सैटेलाइट के लिए भारतीय रिसीवर चिप ध्रुव विकसित किया है। जो नाविक होंगे उनके लिए जीपीएस सैटेलाइट में ये सहायक होगा। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज $150 बिलियन के बाजार मूल्य वाली पहली भारतीय फर्म बनी। ये इंडिया की सबसे बड़ी फर्म बन गई है। इसके बारे में डिटेल में हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हरसिमरत कौर बादल ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम का फूड प्रोसेसिंग एडिशन लॉन्च किया है। फिक्की ने 22 से 26 जून को वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वच्छता एक्सपो 2020 का आयोजन किया है। फिक्की एक संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिक्की ने संयुक्त रूप से कान फिल्म मार्केट 2020 में इंडिया पवेलियन की स्थापना की है। और खेलकूद करंट अफेयर्स की बात करें तो हरियाणा और पंजाब के पूर्व स्पिनर राजेंद्र गोयल का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है और ये रणजी ट्रॉफी में 637 विकेट लिए थे। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विकेट लिए थे। ये था खेलकूद करंट अफेयर से।